इस एपिसोड की शुरुआत एक सुनसान जंगल में होती है। यहाँ पर कुछ शिकारी एक लोमड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। कोई भाग ना जाए इसलिए शिकारी कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। लोमड़ी भागते हुए नर भेड़ियों के जंगल में चली जाती है। शिकारी देखते हैं कि वो नर भेड़ियों के जंगल में चली जाती है तो दूसरा शिकारी कहता है ये नर भेड़ियों का जंगल है, हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो दूसरा आदमी कहता है बकवास बातें हैं, हमें अंदर जाना चाहिए, वो भेड़िया हमारे पास ही होगा यहीं पे और हम बिना शिकार किए तो जाने वाले नहीं हैं। तो वो दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। वो जंगल बहुत सुनसान और डरावना था। जंगल के अंदर उन्हें एक दयालु औरत मिलती है और वो उनसे कहती है चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हें नर भेड़ियों का शाप लगेगा। उसकी बात सुनकर दोनों शिकारी कहते हैं चलो जंगल के अंदर और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बुढ़िया की बात नहीं सुनते और जंगल की ओर अंदर चले जाते हैं। बुढ़िया उनसे कहते हैं तुम दोनों मूर्ख हो, तुम्हें नए भेड़ियों का शाप लगा तब पता चलेगा तुम्हें। शिकारी अपने कुत्तों का पीछा करते हुए लोमड़ी के वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां लोमड़ी नहीं होती। एक शिकारी कहता है इनको हुआ क्या, ये क्या देख के डर रहे हैं। तब वहां पर उनको एक भेड़िए जैसी शक्ल का कुछ दिखता है। शिकारी उसे गौर से देखते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या होता है। कुछ देर बाद उसकी झलक दिखती है और उन्हें लगता है ये तो नर भेड़िया है। दोनों शिकारी उस भेड़िए को देख के डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, वो भेड़िया हमारे पीछा न करने लगे। भागकर वो अपने फार्म हाउस पे वापस आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं क्या वो एक नर भेड़िया था, वो इतना डरावना है। उनके घर आ जाने के बाद उनके बटलर उनको कहते हैं आप आ गए शिकार से। तो दोनों शिकारी कहते हैं हाँ हम आ गए, जंगल बहुत डरावना था। तब वो कहता है ऐसा तो कुछ नहीं होता। तब बटलर उनके चेहरे को देख के कहता है आपके नाक से खून क्यों बह रहा है। शिकारी उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन के सच में उसकी नाक से खून बह रहा था। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। उसका साथी कहता है क्या हुआ तुम्हें, तुम बेहोश कैसे हो गए। जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके साथी के चेहरे पर बहुत सारी फोड़े वो फुंसियां हो गई थी, उसका चेहरा भयानक लग रहा था। बटलर अब दूसरे शिकारी का चेहरा देखकर भी डरने लगे। तब बोलता है क्या हुआ। तब हमें पता चलता है कि उसका भी चेहरा उसके जैसा ही हो गया है। दोनों बटलर चिल्लाने लगते हैं मालिक क्या हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ट्रेन के सफर पर सीएल, फैंटम आई और सेबेस्टियन होते हैं। सेबेस्टियन सीएल को जर्मन सिखा रहा होता है। सीएल की जर्मन ठीक तरह से बोलने न पाने के कारण सेबेस्टियन से बार बार बोलता है कि सही से बोलो और सीएल इससे परेशान हो रहा था। सीएल परेशान होकर कहता है मैं इसे पढ़ पाता हूँ, ये इतना काफी नहीं है क्या, तुम मुझे ये बोलना भी सिखा रहे हो। ट्रेन के सफर के बाद वो घर पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि महारानी विक्टोरिया का एक मैसेज आया होता है। सेबेस्टियन बोलता है कि क्या हुआ। तो सीएल फैंटम आई बताता है का आदेश है कि जर्मन में जो मौतें हो रही है मैं उसकी तहकीकात करूं और पता लगाऊं ये इसके पीछे कौन है। सेबेस्टियन हैरानी से कहता है उन्होंने आपको जाने के लिए कहा है। सीएल कहता है खत में तो मुझे ही जाने को बोला है। ये आगे बताता है कि फैंटम आई का कर्तव्य है कि हम अंडरवर्ल्ड की तहकीकात करें। सेबेस्टियन खत को पढ़ता है। उस खत में लिखा होता है कि दक्षिण जर्मन में अकारण लोगों की मौतें हो रही है, लेकिन वो बहुत स्वस्थ है, लेकिन वो बीमारी के कारण मर रहे हैं। उनका भाई भी वहाँ का राजा है, वो चाहती है कि वहाँ पे मदद भेजे, लेकिन वहाँ से कोई संदेश नहीं आ रहा और वो मदद भेज नहीं पा रही है। तो वो चाहते हैं कि फैंटम आई उसकी मदद करे। सेबेस्टियन कहता है कि अगर जर्मन की बात नहीं सुन रहा है तो वो कानूनी तौर पर मदद नहीं भेज सकती, इसका मतलब ये सब आपको ही करना होगा। सीएल कहता है कि हमने पहले भी ऐसी तहकीकात करने के लिए विदेश भेजा गया, लेकिन इस बार मुझे भेजने की वजह समझ में नहीं आ रही मुझे। सीएल आगे बताता है कि कुत्ते का यही काम है कि अपने मालिक की फेंकी हुई हड्डियों के पीछे जाना और उनके वफादारी निभाना। सेबेस्टियन कहता है कि फैंटम आई के पास अंडरग्राउंड नेटवर्क है, इसलिए वो आपसे अच्छी जानकारी पाना चाहती है। तब सीएल जवाब में कहता है कि तुम्हें पता है जर्मन में कौन है, वो मुझे मेरे देश से विरासत में मिला है, पर मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तुम क्लोज को बोलो कि उससे बात करे और मेरे लिए जानकारी निकाले। उसके बाद सेबेस्टियन उसको ढूंढ कर लाता है रात्रि भोज के लिए। सीएल कहता है बहुत दिन हुए मिले क्लाउस। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझे नहाते हुए बुलाया, लगता है कोई जरूरी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। इसके बाद सेबेस्टियन उनसे माफी मांगता है। देर बाद सीएल पूछता है क्या तुमने जर्मन में गए तो उससे बात की। क्लाउस कहता है मैं जर्मन तो गया और उसे बुलाया, लेकिन वो आया नहीं, इसी कारण मुझे अकेले ही वहाँ पर तहकीकात करने जाना पड़ा। मैं वहाँ की सारी रियासत में गया, लेकिन मुझे कोई महामारी की खबर नहीं पड़ी। पूछने पर मुझे पता चला कि इसका एक ही कारण है और वह है चुड़ैल का श्राप। सीएल उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। आगे बोलता है कि मरने वालों में एक बात कॉमन थी, वो मरने से पहले उस जंगल में गए थे, नर भेड़ियों के जंगल में। लोग कहते हैं वो शापित है। सेबेस्टियन ये बात सुनकर कहता है ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है,
इन जंगल में चुड़ैलों का शिकार किया जाता था बहुत पहले, इसलिए वो जंगल में चली गई और अपनी सुरक्षा के लिए नर भेड़िए वहाँ पे छोड़ दिए और तभी से वो नर भेड़ियों का जंगल कहलाता है। कहता है ये श्राप के कारण हो रहा है, क्या बकवास लगा रखी है तुमने भी। चलो कोई नहीं, ये जानकारी काफी है और कुछ भी जानना है तुम मुझे बता सकते हो अंडरटेकर के बारे में और वो कहाँ मिल सकता है। अंडरटेकर, हाँ मैं उसे जानता हूँ, पर मैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। कहता है थोड़ी सी भी जानकारी मेरे लिए काफ़ी होगी। जानते ही होगे अंडरटेकर तुम्हारे पिताजी से पहले मिला और फिर मैं आया हूँ। तुम्हारे पिताजी अंडरटेकर को जो जानता है वो तुम्हारे पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त है, वो क्योंकि वो दोनों साथ में ही पढ़े हैं। तो सेबेस्टियन बोलता है कि हम जब जर्मन जाएंगे तो उससे मिल लेंगे। हाउस कहता है वो आज भी नक चढ़ा है, तुम्हें तो जादू चलाना पड़ेगा उस पर। सीएल कहता है मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो उनका दिमाग शांत हो और वो हमें अच्छी जानकारी देवे और हमसे अच्छी बात करे। सेबेस्टियन टिकट बुक करवाओ सबके। तब सेबेस्टियन कहता है जो हुक्म मेरा का, और वो कुछ दिनों बाद जर्मन पहुंच जाते हैं। अब पर एक आदमी सीएल से बात करते हुए बड़बड़ा रहा था लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। सेबेस्टियन कहता है ये दक्षिण जर्मन में बोलने वाली एक फंकलियन भाषा है। सीएल कहता है ये जर्मन जैसी बिल्कुल नहीं है, तो तुमने मुझे जर्मन क्यों सिखाई। सेबेस्टियन कहता है हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए मास्टर। तब सीएल आगे बोलता है क्या तुमने समझा कि ये क्या बोल रहा है। सेबेस्टियन कहता है हाँ मैं समझा, ये आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हें नरभेड़ियों के जंगल नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं शिरोए के हिसाब से मरना नहीं चाहता। मैंने पहले भी देखा है जो उस जंगल में दो आदमी गए थे उनमें से एक आदमी मर चुका है, दूसरा पागल हो चुका है। वो हर बार यही कहता है कि नरभेड़िए आ गए, नरभेड़िए आ गए। जो वो आदमी बोल रहा था सेबेस्टियन सीएल को वो हुबहू सब सेम टू सेम बता रहा था। चल उसकी बात सुनने की एक बात कहता है चलो हम नरभेड़ियों के जंगल में चलते हैं। सेबेस्टियन कहता है ये आदमी तो जाने को तैयार नहीं है, अब हम क्या करेंगे। इसके कहता है ये नहीं चलेगा तो क्या हुआ, हम खुद चले जाएंगे, इसकी गाड़ी खरीद लो। हमें पता चलता है कि सीएल के और भी बटलर उसके साथ आए होते हैं। सीएल के एक बटलर माली के पास एक बॉल आके रुकती है। ये फ्रैंकलिन में उससे बोल रहे हैं बॉल पास करो हमें जरा। माली उसे उन सबको बॉल दे देता है लेकिन वो बहुत तेज से बॉल फेंक देता है तो उस पर माफी मांगता है जर्मन भाषा में। पर बटलर पूछता है क्या तुम्हें जर्मन भाषा आती है। माली जवाब देता है हाँ थोड़ी सी आती है। सेबेस्टियन गाड़ी खरीदने के बाद बटलर को बोलता है साहब मतलब गाड़ी में बैठो हम निकल रहे हैं। देखते हैं कि वो जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दो बटलर तो उस जंगल से डर रहे होते हैं। नरभेड़ियों के जंगल में कंपास भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। तब सीएल कहता है इस धरती के नीचे खनिज का भंडार भी हो सकता है। सेबेस्टियन कहता है ये श्राप के कारण भी हो सकता है। तब सीएल टोन मारते हुए कहता है क्या तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है। तब सेबेस्टियन कहता है तुम्हारे साथ में एक शैतान है और तुम मृत्यु के देवता से भी मिल चुके हो। पर यही नहीं, हम दोनों भी एक श्राप के कारण ही मिले हैं, कहीं आप भूल तो नहीं गए। फिर भी जो भी चुड़ैल के नाम पे मरी है वो सब एक औरतें थी। इन लोगों को आसमान में उड़ना और तूफान को बुलाना नहीं आता था, इसलिए मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं, या यूं कहो विश्वास करना नहीं चाहता। सीएल सेबेस्टियन से पूछता है क्या तुम किसी चुड़ैल से मिले हो। सेबेस्टियन हाँ कहता है। तब सीएल कहता है क्या तुम्हें छुट्टी के दिन बुलाकर पूजा करती थी। मुझे ये बात अजीब लगती है कि चुड़ैल हमारी पूजा क्यों करेगी। लगता है कोई लालची लोगों का काम होगा ताकि वो औरतों को बदनाम कर सके। कोई भी इंसान हमें ऐसे ही नहीं बुला सकता, उसे रूह का सौदा करना होगा तभी हम आ सकते हैं। लेकिन कुछ डीमन होते हैं जो मनमानी करके यहाँ आ जाते हैं। सीएल सेबेस्टियन से पूछता है क्या तुम भी मनमानी करके आए हो। पूछता है क्या बोला आपने। कहता है खैर जाने दो। सेबेस्टियन कहता है जाने दिया। वो देखो मास्टर सामने काफी घर दिख रहे हैं। सेबेस्टियन और उसके बटलर उस गाँव में पहुँच जाते हैं। सीएल गाँव के अंदर ये कह के चला जाता है इस जंगल में गाँव भी है, ये गांव में कोई रहता भी है। कहता है ये गांव काफी साफ सुथरा है, लगता है यहाँ लोग रहते होंगे। इसका दूसरा बटलर वहाँ पे आवाज लगाने लगता है कोई है यहाँ पर। की आवाज सुनकर एक औरत बर्तन बजाकर दूसरे गांव वालों को आगाह करती है। ये देखते वहाँ पे काफी औरतें आ जाती है हथियार लेकर। सीएल उनको देख के कहता है इस गाँव में कोई भी आदमी नहीं है और इन औरतों ने तो बहुत पुराने कपड़े पहन रखे हैं। सीएल सेबेस्टियन से कहता है इनको बोलो मुझे इनके मुखिया से मिलना है। सेबेस्टियन कहता है जी मैं बोलता हूँ। सेबेस्टियन उनकी लैंग्वेज में उनसे बोलता है तुम्हारे मुखिया से हमें मिलना है। ये बात सुन के गाँव वाले काफी नाराज हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं निकल जाओ यहाँ से और भगाने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज सुनकर एक आदमी वहाँ पर चल के आने लगता है। चल देखने की कोशिश करता है कि वो कौन है। गाँव के सारे लोग वहाँ पर सर झुकाने लगते हैं। सेबेस्टियन उनकी लैंग्वेज में कहता है क्या तुम इस गांव की मुखिया हो। देखते हैं एक आदमी की गोदी में एक लड़की होती है। लड़की उनसे कहती है मेरा नाम है सिगविन सैलेमेंडर, मैं इस गांव की महारानी हूँ। हम आगे देखते हैं उस रानी का बटलर सेबेस्टियन के पास आके कहता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वो छोटी बच्ची उसके बाल खींचते कहती है रुक जाओ मुझे बात करनी है। कहती है इस गाँव में काफी सालों से कोई नहीं आया इसलिए ये इतना नकचड़ा है। वो आगे बोलने वाली होती है, उसकी नज़र सीएल फैंटम हाई पे पड़ती है। फैंटम हाई उसको हैरानी से देखता है।
उसके बाद उसका बटलर कहता है इसे वुल्फ रैली कहते हैं, ये नरभेजियों के अंदर है, कोई भी बार बार यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तब सीएल अपने बटलरों से कहता है मुझे लगता है अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। गांव वाले उनको वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। तब सेबेस्टियन कहता है हम तो जाना चाहते हैं, तुम मुझे हमें जाने क्यों नहीं दे रही हो, तुम समझ नहीं रहे हो, ये वुल्फ रैली है, यहाँ पर नरभेजियों की सुरक्षा में है, तुम यहाँ पर आसानी से कैसे आ सकते हो। तब सेबेस्टियन कहता है तो ये चुड़ैलों का गाँव है, जो मैंने सुना सही है। वो उनको गौर से देखते हैं। गाँव की एक औरत कहती है हमें इनको जाना नहीं देना चाहिए, हमें मार देना चाहिए। तब एमरेल्ड विच अपने बटलर के कान में कुछ कहती है कि महारानी कहती है जो मैंने कहा है वैसा ही करना, ठीक है। एमरेल्ड विच का बटलर कहता है तुम अभी गए तो जिंदा बच नहीं पाओगे, क्योंकि रात में जंगल खतरनाक हो जाता है, इसका मतलब है तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हम तुम्हारे रात को यहाँ पे रुकने का इंतजाम कर रहे हैं और कल सुबह होते ही तुम यहाँ से निकल जाना। गाँव वाले ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब सीएल पूछता है ये लोग क्या कह रहे हैं। वैसे बताता है महारानी कह रही है कि आज रात को हमें यहीं रुकना होगा, क्योंकि जंगल में खतरा हो सकता है। एमरेल्ड विच का बटलर कहता है वो महल देख रहे हो, तुम्हें वहीं जाना है, तुम सब मेरे साथ में आओ एमरेल्ड कैसल में। सीएल इस बात से हैरान था कि पहले कहते हैं चले जाओ और फिर वापस कहते हैं रह लो। सेबेस्टियन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जांच पड़ताल में मजा जरूर आएगा। फैंटम के कुछ बटलर वहाँ की अजीबोगरीब चीज देख के हैरान हो रहे थे। उसके बाद एमरेल्ड विच फैंटम की तरफ नजर देखती है और बोलती है हे छोटू, तुम्हारा नाम और तुम्हारी उम्र कितनी है। सेबेस्टियन कहता है माफ कीजिए, हमने हमारी तारीफ नहीं की, मैं हूँ सेबेस्टियन और ये है हमारे यंग मास्टर सीएल फैंटम और ये बाकी सब हमारे इनके बटलर हैं। तब एमरेल्ड विच कहती है अच्छा तुम 13 साल के हो। वो सब बातें करते करते पैलेस के पास पहुंच जाते हैं। वो पैलेस खूबसूरत के साथ डरावना भी था। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगा। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।